आज के इस क्लास में हम लोग सेकंड लेसन पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, पहले इसको हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय दिया गया है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और अपनी नोट्स बुक में इसको नोट्स करिएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर का हार्डवेयर और यूजर का मतलब उपयोगकर्ता जो चलाने वाला होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। मध्यस्थ का मतलब होता है यूजर और कंप्यूटर के बीच जो कार्य करने का। जैसे अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो जो हम उस पर वर्क करते हैं ये किसकी मदद से करते हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से करते हैं। ठीक, के रूप में कार्य करता है। यह कंप्यूटर के शुरू होने से लेकर बंद होने तक के सभी कार्यों और संसाधनों पर प्रबंधन करता है। ठीक है, जब कंप्यूटर आप चालू करते हैं तब से लेकर जब तक आप कंप्यूटर बंद नहीं कर देते तब तक ये सभी कार्यों को ये देखता है। मतलब जो आप इसको इनपुट आउटपुट इससे जो भी कार्य करते हैं तो सबका प्रबंधन क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये कैसे काम करता है इसको थोड़ा समझेंगे। जैसे यूजर का मतलब जैसे हम लोग चलाते हैं तो हम यूजर हो गए, चलाने वाला जो कंप्यूटर चलाता है उसे यूजर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? पिछले वीडियो में हम लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था जिसपे हम वर्क करते हैं, जैसे MS ऑफिस हो गया। ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हम वर्क करते हैं, जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वर्किंग देते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर में हमें इसका आउटपुट दिखाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पहले यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे वर्क करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देगा और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर में हमारे सामने प्रस्तुत करेगा हार्डवेयर में आउटपुट के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वर्क करता है। आगे है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकताएं क्या होती हैं। ठीक है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर हार्डवेयर केवल एक निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक ढांचा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपके कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक डब्बे की तरह है, जैसे आप कोई चीज़ उठाकर कोई चीज़ रख देते हैं, कोई वस्तु रख देते हैं, वो वहीं की वहीं पड़ा रहता है। और अगर आप इसमें बिजली भी लगाते हैं तो भी ये चालू नहीं होता है। बस इस तरीके से जैसे आपका बंद होकर पड़ा रहता है उसी तरीके से बेकार कंप्यूटर होता है। ठीक है, खराब कंप्यूटर जिसे आप कह सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी जान होती है, इसकी सांस होती है, अगर इसमें सांस ही नहीं रहेगी, इसकी जान ही नहीं रहेगी तो ये कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये हार्डवेयर केवल एक निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक ढांचा होता है। हार्डवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ चलेगा ही नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। OS यूजर के निर्देशों को हार्डवेयर के समझने योग्य मतलब मशीनी भाषा में बदलता है और हार्डवेयर के रिस्पॉन्स को यूजर को दिखाता है। जो हार्डवेयर मतलब जो यूजर कहता है वो हार्डवेयर क्या करता है? इसके रिस्पॉन्स को, उसके उत्तर को यूजर्स तक पहुंचाता है। पहुंचाने का काम किसका होता है? हार्डवेयर का, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करता है। ठीक है, जिसमें जैसे मॉनिटर क्या है हमारा? एक हार्डवेयर उपकरण है। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य प्रकार को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। कई प्रकार के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य प्रकार। पहला होता है प्रोसेसिंग प्रबंधन। ये क्या है? CPU द्वारा एक साथ चलाने वाले, ठीक है, CPU द्वारा एक साथ चलने वाले कई प्रोग्राम्स को समय और प्राथमिकता आवंटित करना, एक किसका काम होता है? प्रोसेस प्रबंधन का। ठीक है, दूसरा है मेमोरी प्रबंधन। और ये क्या काम करता है? रैम और कैश मेमोरी के हिसाब रखना। ठीक है, रैम और कैश मेमोरी का क्या करता है? हिसाब रखना कि कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी का उपयोग कर रहा है और कार्य समाप्त होने पर मेमोरी खाली करना। ठीक है, एक किसका काम होता है? ये होता है मेमोरी प्रबंधन का काम। तीसरा होता है आपका फाइल प्रबंधन। फाइलों और फोल्डरों को हार्ड डिस्क में व्यवस्थित रूप से स्टोर करना, खोजना और उनका एक्सेस कंट्रोल संभालना, एक किसका काम होता है? ये फाइल प्रबंधन का काम होता है। और चौथा प्रकार आपका है डिवाइस एंड IO प्रबंधन। IO इनपुट आउटपुट होता है IO। ठीक है, आई का मतलब इनपुट, O का मतलब आउटपुट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर
के ड्राइवरों को नियंत्रित करना इसका काम होता है डिवाइस IO प्रबंधन का। पिछले वीडियो हमने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा था कि बिना ड्राइवर के कोई भी प्रोग्राम हम कोई भी इसमें अलग से इनपुट नहीं करा सकते, जैसे कीबोर्ड माउस हम चला नहीं सकते कंप्यूटर में जब तक ये हमारे पास ड्राइवर ना हो। अगला है आपका सुरक्षा प्रबंधन। पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स, फायरवॉल और यूजर परमिशन के जरिए डेटा को अनधिकृत एक्सेस से बचाना। ठीक है, ये किसका काम होता है? ये होता है सुरक्षा प्रबंधन का काम। और अगला है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या करता है? यूजर को कंप्यूटर से जुड़ने के लिए एक आसान माध्यम, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल या टेक्स्ट प्रदान करता है। ठीक है, जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे हमारे दिखाई दे रहा है, किसके थ्रू दिखाई दे रहा है? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के, यानी कि इसे यूजर इंटरफेस आप कह सकते हैं। ठीक, तो आगे है, अगला है त्रुटि पहचान। त्रुटि पहचान क्या होता है? यानी कि सिस्टम में आने वाले एरर्स, जैसे जो गलतियां होती हैं उन्हें त्रुटि कहा जाता है। सिस्टम में जो भी, जैसे वायरस कोई आ गया, जैसे फुल मेमोरी हो गई, प्रिंटर पेपर जैम हो गया, प्रिंटर में कोई पेपर फंस गया या प्रिंटर वर्क नहीं कर रहा है, तो ये सब क्या होते हैं? एरर होते हैं, उनकी चेतावनी देता है। ठीक है, ये त्रुटि पहचान होती है। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार यहाँ पर फिर से पढ़ लेते हैं। ऊपर था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य था, सॉरी यहाँ पर हमने प्रकार बोल दिया था, एक मुख्य कार्य थे, अब प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देखिए कई प्रकार के होते हैं। इसको देखिए, पहले तो आपका आता है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। अब एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग क्या होता है, इसको देखिए। एक समय में केवल एक यूजर और केवल एक कार्य कर सकता है। जैसे कोई भी कंप्यूटर हो, एक समय में सिर्फ आप उस पर एक ही काम कर सकते हैं। ठीक है, और एक ही यूजर काम कर सकता है बैठकर। जैसे उदाहरण की MS DOS में सिर्फ एक समय में एक ही यूजर और एक ही कार्य कर सकते हैं। ठीक, दूसरा है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। अब इसको हम देखेंगे, मतलब सिंगल यूजर का मतलब एक यूजर एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है। एक किसमें? सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग में। जैसे गाना सुनते हुए टाइपिंग करना। ठीक है, ये किसमें होता है? जैसे आप लोग इस समय चलाते हैं विंडोज 10, विंडोज 11, मैक OS, ये सब इसमें ये सुविधाएं होती हैं। ठीक, अब मल्टी यूजर क्या होता है? एक से अधिक यूजर नेटवर्क के जरिए एक साथ एक ही सिस्टम पर काम कर सकते हैं। जैसे लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज सर्वर। ठीक है, जिसे थिंक लाइन भी इसमें आते हैं। अब आगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यह समय संवेदनशील कार्यों के लिए बना है, जहां परिणाम तुरंत माइक्रोसेकंड में चाहिए होते हैं। ठीक है, ये उनके लिए बना होता है। जैसे VX वर्क हो गया, RTL लिनक्स हो गया। ठीक है, RT लिनक्स हो गया। ये क्या होता है? ये कहाँ यूज होता है? ये मिसाइल सिस्टम में, रोबोटिक्स में, कार एल्गोरिथम में, इस सब में होता है। जैसे कार का एक्सीडेंट होने वाला होता है, उसमें एयरबैग जो लगे होते हैं, उसमें क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है। अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो जैसे एक्सीडेंट उसे पता चलेगा ना, तुरंत वो एयरबैग निकलकर जो इंसान उसमें रहेंगे उसको लपेट लेता है, उनकी जान बचा लेता है। वो होता है एयरबैग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इसमें प्रत्येक यूजर या टास्क को CPU का एक निश्चित समय दिया जाता है। जैसे यूनिक्स, मतलब इसमें एक समय दिया जाता है कि आप इतने समय तक कार्य कर सकते हैं, इसके बाद ये सिस्टम आपका बंद हो जाएगा। ये टाइम शेयरिंग किया जाता है। जैसे हम अपने सिस्टम से किसी की सिस्टम के पास टाइम शेयर कर रहे हैं कि आपको इतने समय में कंप्लीट करना, नहीं तो ये सिस्टम बन जाएगा। जैसे आप जाते हैं वहाँ पर एग्जाम वगैरह देने जाते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। यह विभिन्न भौतिक स्थानों पर स्थिति, ठीक है, भौतिक स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों को जोड़कर एक ही सिस्टम की तरह चलाता है। ठीक, जैसे आपका LOCUS हो गया, ठीक है, AMEBA हो गया, ये सारे क्या होते हैं? इसके उदाहरण होते हैं डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम को। मतलब एक ही सिस्टम रहेगा और उससे जुड़कर कई सारे सिस्टम चलते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए अगला है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? विशेष उपकरणों जैसे वॉशिंग मशीन, ठीक है, माइक्रोवेव या ATM की चिप में इनबिल्ट रहने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आप वॉशिंग मशीन हो गया, ATM हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इसके जो चिप होते हैं इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, जिसके थ्रू ये सारे काम करते हैं। ठीक, आगे हम देख लेते हैं।
आगे है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप मोबाइल फ़ोन जो यूज करते हैं उसमें कैसे यूज किया जाता है। स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट और स्मार्ट वॉच के लिए डिजाइन किया गया टच आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे अगर हम मोबाइल फ़ोन को टच करके चला रहे हैं तो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये ऐसा चल रहा है। ठीक है, ये एंड्रॉयड और iOS में उपलब्ध होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यूजर इंटरफेस को हम समझेंगे। यूजर इंटरफेस कैसे काम करता है। यूजर इंटरफेस वह माध्यम है जिसके जरिए यूजर कंप्यूटर को कमांड या निर्देश देता है। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। यूँ समझिए, यूजर इंटरफेस के थ्रू हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, जो भी हम उसे कहेंगे वो हमारे लिए करेगा। इसके यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है CUI या CLI, यानी कि कैरेक्टर या कमांड UI। UI का मतलब यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये क्या होता है, MS-DOS होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है। और दूसरा इसका प्रकार होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए इनके जो CUI, LCI, इनके जो हैं फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए, CCC में बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, अब GUI क्या होता है, जैसे विंडोज 10, 11, 7 जो इस समय वर्तमान में चल रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, macOS, एंड्रॉयड, जैसे एंड्रॉयड मतलब मोबाइल फ़ोन का, ये सारे क्या होते हैं, GUI आधारित यूजर इंटरफेस होते हैं। ठीक है, अब चलिए इनमें अंतर थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनके बारे में। अब सबसे पहले गुण की बात करेंगे। मध्यम गुण के होते हैं कौन, GUI एवं CUI या CLI में तुलना हम लोग कर रहे हैं। तो मध्यम में हम देखेंगे तो क्या होता है, इसका गुण दोनों का मध्यम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर GUI क्या करता है, आइकॉन्स इसमें क्या होते हैं, माध्यम, सॉरी यहाँ पर माध्यम लिखा हुआ, हमने मध्यम पढ़ दिया तो इसको आप इग्नोर करिएगा। यहाँ पर देखिए आइकॉन्स लिखा है। GUI में यूजर इंटरफेस में क्या होते हैं, आइकॉन्स, विंडोज, बटन और मेनू पर माउस क्लिक कर सकते हैं आप। ठीक है, माउस क्लिक करके इसके माध्यम से आप चला सकते हैं। इसको GUI को हम इनके माध्यम से चलाते हैं और यहाँ पर CUI को कीबोर्ड से टाइप किए गए टेक्स्ट के कमांड से हम चलाते हैं। उपयोग में आसान होते हैं। कैसे आसान होते हैं, यहाँ पर अत्यंत सरल। ठीक है, जो नौसिखिया भी होते हैं वो भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए हमने इस सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया है। तो जो नौसिखिया भी होते हैं वो भी इस GUI को चला सकते हैं। कैसे, बच्चे आजकल मोबाइल फ़ोन यूज कर ले रहे हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, लेकिन CUI जो होता है वो कठिन होता है, इसमें कमांड्स याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, इसकी इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इसमें जैसे माउस, टच स्क्रीन, कीबोर्ड, इन सब का यूज आप कर सकते हो। CUI में मुख्य रूप से केवल कीबोर्ड का ही यूज किया जाता है। ठीक, मेमोरी की आवश्यकता क्या होती है, इसमें अधिक ग्राफिक्स के कारण ज़्यादा रैम और प्रोसेसर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बहुत कम रैम और स्पीड में भी चल जाता है। बहुत कम रैम और स्पीड में भी चल जाता है। अगर रैम कम रहेगा आपको तो भी ये स्पीड से चलेगा CUI। और यहाँ इसका उदाहरण जो होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया, macOS हो गया, ubuntu लिनक्स हो गया। और इसका जो उदाहरण होता है MS-DOS हो गया। और हमने ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट और CMD जिसे हम कहते हैं, इसमें एक सब कोडिंग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे हम डेस्कटॉप के प्रमुख घटक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होता है। डेस्कटॉप स्क्रीन यहाँ पर आपका पहला है, हम लोग यहाँ पर डेस्कटॉप के मुख्य घटक के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेस्कटॉप स्क्रीन जो होता है, तो डेस्कटॉप स्क्रीन क्या है, कंप्यूटर बूट, यानी कि कंप्यूटर के बूट होने के बाद जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं, चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर जब बूट होने के बाद दिखने वाली जो मुख्य बैकग्राउंड स्क्रीन होती है उसी को हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। वॉलपेपर आपका क्या होता है, वॉलपेपर डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि होती है। ठीक है, डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि होती है पर दिखाई देने वाली इमेज, ठीक है, उसे वॉलपेपर कहते हैं। जो डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि पर दिखाई देने वाली इमेज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वॉलपेपर। आइकॉन्स क्या होते हैं, फाइल्स, फोल्डर या प्रोग्राम को दर्शाने वाले छोटे छोटे ग्राफिक्स चित्र होते हैं जिन्हें हम आइकॉन्स के तौर पर देखते हैं। अब चलते हैं सिस्टम आइकॉन्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जैसे सिस्टम आइकॉन्स होते हैं, जैसे दिस PC, माई कंप्यूटर, आप लोग जो कंप्यूटर अपना ऑन करते हैं तो उसमें ये सभी फोल्डर्स आइकॉन्स दिखाई देते हैं आपको। दिस PC क्या होता है, कंप्यूटर के ड्राइव्स जैसे C, D और स्टोरेज को एक्सेस करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। रिसाइकल बिन, डिलीट की गई फाइल, ठीक है, डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से होल्ड करने वाला डस्टबिन होता है।
कंप्यूटर का अगर डस्टबिन बोला जाए तो क्या होता है, वो रिसाइकल बिन होता है। आगे बात करेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है, सिस्टम सेटिंग का केंद्र होता है। मतलब जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड में हम सेटिंग यूज करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल यूज किया जाता है पूरे कंप्यूटर की सेटिंग को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, उसका केंद्र होता है वो। नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कनेक्शंस देखने के लिए किया जाता है, ठीक। चलिए अब शॉर्टकट आइकन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। शॉर्टकट आइकन्स क्या किसे कहते हैं, जैसे जो शॉर्टकट आइकन जिस पे तीर का निशान, ब्लू तीर का निशान बना होता है, चलिए इसको हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जब आप देखेंगे, जैसे नोट पैड यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर तीर का निशान बना हुआ है, इसे हम शॉर्टकट कहते हैं, ठीक है। जिस पे इस तरीके से तीर का निशान बना होता है वो शॉर्टकट होते हैं। और सिस्टम आइकन्स पे, जैसे दिस पीसी है, सिस्टम आइकन्स पे कोई भी तीर का निशान नहीं बना होता है, ठीक। तो अब शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे। शॉर्टकट आइकन्स, इसके निचले बाएं कोने में एक छोटा तीर एरो का निशान होता है, ठीक। अब टास्क बार क्या होता है, टास्क बार भी जानेंगे। आमतौर पर स्क्रीन के सबसे निचले हिस्से में स्थित वाली लंबी पट्टी होती है। ये कौन सी होती है, इसको देखेंगे। देखिए ये आपका वॉलपेपर है, यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पे आप हैं, सबसे नीचे जहाँ पर स्टार्ट बटन है, ये सारी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर ये सब कुछ क्या है, ये पूरी नीचे वाली सबसे लंबी पट्टी क्या है, ये आपका टास्क बार होता है। स्टार्ट बटन क्या होता है, ये देखिए बाएं कोने में, यहाँ पर जो आपको स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ कोने में आप देखेंगे, बाएं कोने में नीचे साइड, तो इसे स्टार्ट बटन कहते हैं, बाएं कोने में, जिससे सभी प्रोग्राम सेटिंग्स और पावर ऑप्शंस खुलते हैं, ठीक है। क्विक लॉन्च, अब क्विक लॉन्च और पिन किए गए ऐप्स, ये क्या होते हैं, तुरंत खोलने के लिए रखे गए ऐप्स आइकॉन्स, ठीक है, जो तुरंत खोलने के लिए रखे गए आइकॉन ऐप्स होते हैं, आइकॉन या ऐप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, क्विक लॉन्च या पिन किए गए ऐप्स। ये कहाँ होते हैं, ये देखिए, ये टास्क बार में, ये नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर MS पेंट है, फाइल एक्सप्लोरर है, ये यहाँ पर पेज है, और इस तरीके से यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन दिखाई देने, जैसे वर्ड हम चला रहे हैं तो यहाँ पर देखिए वर्ड एक प्रस्तुत है। ये सब पिनेड आइकॉन्स हैं जो पिन करके रखे गए हैं, ठीक है, इन्हें पिन किए गए ऐप्स भी आप कह सकते हैं। ओपन ऐप्स क्या होते हैं, एक्टिव ऐप्स, वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम्स के बटन, जैसे अभी MS वर्ड हम चला रहे हैं, तो देखिए MS वर्ड ये क्या है, ये वर्तमान में, इसे हम ओपन ऐप्स कहेंगे, ठीक है। सिस्टम ट्रे या नेविगेशन एरिया, सिस्टम ट्रे और नेविगेशन एरिया कहाँ होता है, दाएं कोने में स्थित क्षेत्र जहां समय, दिनांक, वाईफाई, वॉल्यूम और बैटरी स्टेटस दिखता है। ये कहाँ है, देखिए यहाँ पर राइट साइड में, यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखाई देगी, ठीक है। इसके बाद आपको शो डेस्कटॉप बटन मिलेगा। ये कहाँ होता है, एक टास्क बार के एकदम दाएं कोने में पतली पट्टी लाइन होती है, देखिए कहाँ, यहाँ नोटिफिकेशन के बगल में आप देखेंगे पतली सी लाइन आपको दिखाई देगी, जिसे दबाते ही खुली विंडोज मिनिमाइज होकर डेस्कटॉप दिखने लगता है। इसकी शॉर्ट की होती है विंडो डी, ठीक है। डेस्कटॉप की शॉर्ट की क्या होती है, विंडो डी। आप यहाँ अगर दबाएंगे तो देखिए आपका डेस्कटॉप दिखने लगेगा। तो इस तरीके से इसका यूज हम करते हैं। विंडो डी दबा देंगे तो भी ये आपका डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे विंडोज एलिमेंट्स और नेविगेशन के बारे में। टाइटल बार क्या होता है, जैसे अभी हम MS वर्ड यूज कर रहे हैं, MS वर्ड की जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है, इसी को हम टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है, विंडो में सबसे ऊपर ऐप्स और फाइल्स का नाम दिखाता है टाइटल बार, ठीक। कंट्रोल बटन्स क्या होते हैं, ऊपर दाएं कोने में दिखते हैं, ये देखिए, जैसे जहां से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कंट्रोल बटन। इसमें मिनिमाइज होता है, विंडो को टास्क बार में छिपा देते हैं इससे। इसके बाद मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन होता है, जिससे हम विंडो को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। क्लोज होता है, यहाँ पर क्लोज, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रोग्राम्स को बंद कर देता है, ठीक है। Alt F4 इसकी शॉर्ट की होती है, इसका आप यूज कर सकते हैं। Alt F4 इसकी शॉर्ट की होती है। अब मल्टीटास्किंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खुले हुए ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए Alt टैब, ठीक है, Alt टैब का यूज करते हैं। खुले हुए ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए Alt टैब दबाते हैं तो क्या होता है, जितने हमारे एप्लीकेशन खुले होते हैं Alt टैब दबाएंगे तो आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगे। जैसे हमने Alt टैब दबाया तो ये देखिए हमारे सामने ये स्क्रीन दिखाई देने लगा, ठीक है। Alt टैब अगर हम दबा के रखेंगे, देखिए यहाँ पर ये दो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ठीक। विंडोज में नया वर्चुअल डेस्कटॉप जोड़ने के लिए तो विंडो कंट्रोल डी का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, न्यू डेस्कटॉप की शॉर्ट की होती है। अगर आप विंडो, तो हम चलिए पहले विंडो डी दबा कर स्क्रीन पे आते हैं, और यहाँ पर हम क्या दबाएंगे, यहाँ पर जैसा कि लिखा है विंडो कंट्रोल डी, ठीक है। क्या करेंगे, विंडो कंट्रोल डी दबाएंगे तो हमारे सामने एक नया डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक नया, देखिए इस पे कोई भी विंडो हमारा ओपन
नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी विंडो हमारा ओपन नहीं है। तो ये किससे दबाएंगे? नया, जब जो नया डेस्कटॉप हमारा रहेगा उसका यूज जब हम करेंगे तब इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको, और इसकी एक शॉर्ट की क्या होती है? विंडो डी। विंडो डी में जिसमें हमारे सभी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या हो रहा है? यूज आप कर सकते हैं इसका यूज करके। तो ये नया डेस्कटॉप बनाने की शॉर्ट की क्या होती है? विंडो कंट्रोल डी होती है, ठीक। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग को हम समझेंगे। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली और उपस्थिति को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल या सेटिंग्स ऐप विंडो आई, जिसे हम कहते हैं विंडो आई, का उपयोग किया जाता है। अब विंडो आई क्या होता है इसको हम समझेंगे। देखिए, जब विंडो आई आप दबाते हैं, जैसे अगर हम डेस्कटॉप पे हैं, विंडो डी आपकी डेस्कटॉप की शॉर्ट की, अगर हम विंडो के साथ आई दबाएंगे तो आपका क्या होगा? आपका यहाँ पर सेटिंग्स खुल कर आएगा, ठीक है। आपके सेटिंग्स खुल कर आएंगे और इस सेटिंग्स का आप यूज कर सकते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम आगे। इसके बाद डेट टाइम बदलना। तो इसको क्या कर सकते हैं आप? डेट और टाइम यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप आएंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पर देखिए विंडो आई दबाकर यहाँ पर आप राइट एरो क्लिक करके यहाँ सारी चीज़ें आपको लिखी गई है, पूरा पैथ बताया गया है किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से भी डेट टाइम पे क्लिक करके यहाँ इसकी सेटिंग में जाकर ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने खुल जाएगा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मुख्य ऑपरेशंस क्या होते हैं? भारत के लिए टाइम जोन जो है हमारा ये होता है UTC +05:30, तो एक होता है आपका, और आगे सामने आपको ये लिखा रहेगा, ठीक है। अब 12 घंटे आप चूज कर सकते हैं वहाँ पर। ये सारी चीज़ें आप डेट और समय बदलते समय ये फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। अब डिस्प्ले सेटिंग के बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पर स्क्रीन रेजोल्यूशन लिखा होता है और इसका काम क्या होता है? ये स्क्रीन पर पिक्सेल्स की संख्या तय करना, ठीक है। इसका काम क्या होता है? स्क्रीन पर पिक्सेल्स की संख्या तय करना, जिसे रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा चित्र उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा। और उदाहरण की जैसे 1920 और 1080, ये कहाँ से आप चुन सकते हैं? तो ये आप चुन सकते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। विंडो डी करके हम डेस्कटॉप पे आएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग है, इसमें जाएंगे आप। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको रेजोल्यूशंस का ऑप्शन मिलेगा। डिस्प्ले में आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आपको मिलेगा डिस्प्ले रेजोल्यूशन, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो जो आपको यूज करना उस पर आप क्लिक करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका डेस्कटॉप वर्क करने लगेगा, ठीक है। चलिए ओरिएंटेशन आप देखते हैं, उसी में आपको ओरिएंटेशन भी मिलेगा, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में आप कर सकते हैं। नाइट लाइट भी उसी में मिलेगा, जिसे आप डार्क कर सकते हैं। चलिए ये भी दिखा देते हैं कहाँ होता है। यहाँ पर जब आप जाएंगे डेस्कटॉप के, यहाँ डेस्कटॉप सेटिंग में डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ नाइट मोड लिखा है, इसी को वो बता रहा है, और यहाँ लैंडस्केप डिस्प्ले ओरिएंटेशन लिखा है, इसी के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे हम क्या देखते हैं इसमें? यहाँ पर हम देखते हैं माउस सेटिंग। माउस सेटिंग क्या होती है इसको हम समझेंगे। यहाँ पर माउस में प्राइमरी बटन बदलना, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम प्राइमरी बटन का मतलब क्या होता है? लेफ्ट की, जिससे हम क्लिक करते हैं। बाएं हाथ से काम करने वाले लेफ्ट हैंड यूजर के लिए लेफ्ट और राइट क्लिक के काम आपस में बदलना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अगर दाएं हाथ से काम कर रहे हैं तो जो हमारा लेफ्ट की होता है वो क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, तो हम इसको बदल सकते हैं। राइट क्लिक को क्लिक बना सकते हैं और लेफ्ट क्लिक को लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो मेनू बार आएगा, अगर हम यही चीज़ लेफ्ट क्लिक करेंगे तो मेनू बार आने लगेगा जब हम इसकी सेटिंग को चेंज कर देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। पॉइंटर स्पीड, माउस कर्सर की गति को धीमा या तेज करना, ठीक है, इसे पॉइंटर स्पीड कहा जाता है। डबल क्लिक स्पीड क्या होता है? फोल्डर खोलने वाले डबल क्लिक के समय का अंतर तय करना है। मतलब अगर आप इसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो एक ही क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। पॉइंटर ट्रेल क्या है? माउस हिलाने पर कर्सर के पीछे, ठीक है, पूंछ परछाई जैसी आकृति दिखना शुरू हो जाएगी। जैसे अगर माउस कहीं भी है, अगर आप हिलाएंगे तो कहाँ होगा? वो ब्लिंकिंग करेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद साउंड सेटिंग देखेंगे। साउंड सेटिंग क्या होता है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का चयन करता है।
सिस्टम की मास्टर वॉल्यूम और एप्स की अलग अलग ध्वनियों को नियंत्रित करता है। एक किसका काम होता है, इस साउंड सेटिंग का काम होता है। आगे हम हार्डवेयर और प्रिंटर जोड़ना और हटाना कैसे जोड़ेंगे, कैसे हटाएंगे, एक कंट्रोल पैनल के थ्रू हम किया करते हैं डिवाइस एंड प्रिंट इस प्रिंटर्स की मदद से। नया प्रिंटर जोड़ने के लिए हम ऐड प्रिंटर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, वायर वाईफाई से जुड़े प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा इसके लिए। और इसके बाद डिफ़ॉल्ट प्रिंटर, जब प्रिंट की कमांड कंट्रोल पे दी जाए तो आप अपने चयनित होने वाला प्रिंटर सेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट प्रिंटर के रूप में यूज करेंगे। अब प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कैसे, प्रोग्राम को डिलीट किया जाता है, तो इसका पैर दिया गया है। आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे और प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाकर ये काम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी अनुपयोगी सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक करें, अनइंस्टॉल दबाने से वह हार्ड डिस्क से पूरी तरह हट जाता है। ठीक है, यूजर अकाउंट मैनेजमेंट क्या होता है इसको सीखेंगे। यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेट अकाउंट होता है। एडमिनिस्ट्रेट अकाउंट क्या होता है, कंप्यूटर पर पूर्ण नियंत्रण इसका होता है। ठीक है, कंप्यूटर पर पूरे नियंत्रण यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने की अनुमति यही देता है। और स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट क्या होता है, सीमित अधिकार, सिस्टम में बड़ा बदलाव या अन्य यूजर का डेटा नहीं देख सकता है, ये स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट होता है। चलिए फाइल और फोल्डर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। फाइल और फोल्डर होता क्या है, यहाँ पर फाइल क्या है, सबसे पहले सीखेंगे फाइल क्या है। फाइल कंप्यूटर में किसी भी डेटा, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या वीडियो को संग्रह, ठीक है, जो संग्रह होते हैं इनके, उसी को क्या कहते हैं, संग्रह को फाइल कहते हैं। फाइल के नाम के दो भाग होते हैं। जो फाइल है, फाइल के नाम के दो भाग होते हैं। पहला है प्राथमिक नाम, प्राइमरी नेम जिसे हम कहते हैं, यूजर द्वारा दिया गया नाम होता है, जैसे माई फोटो, किसी फाइल का आपने नाम रख दिया माई फोटो। और एक होता है एक्सटेंशन नाम, मतलब उसकी पहचान, किस टाइप की फाइल है, सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः जोड़ा गया भाग जो फाइल के प्रकार को बताता है। प्राथमिक नाम और एक्सटेंशन नाम के बीच डॉट लगाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे माई फोटो डॉट जेपीजी, मतलब ये फोटोज। ठीक है, इस तरीके से हम पहचानेंगे। फाइल्स रहेगी तो वहाँ पर दूसरा यहाँ पर लिखा रहेगा, जो ये लिखा है जेपीजी, यहाँ पर ये दूसरा टाइप लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण फाइल एक्सटेंशन तालिका दी गई है, जिसको आप लोग देख सकते हो किस प्रकार की कौन सी फाइल होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको एक एक करके पढ़ लीजिए, ये देखिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं फोल्डर क्या होता है इसके बारे में। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर एक वर्चुअल कनेक्टर होता है जिसमें फाइलों और अन्य सब फोल्डर्स को व्यवस्थित करके रखा जाता है। फोल्डर्स का कोई एक्सटेंशन नाम नहीं होता है। एक्सटेंशन नाम फोल्डर का कोई नहीं होता। अगर आपने न्यू फोल्डर बनाया या फिर दिस फोल्डर बनाया तो उसका नाम सिर्फ दिस फोल्डर होता है। उसमें दो प्रकार के नहीं, कोई प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं होते। ठीक है, वो एक ही प्रकार का होता है, जो आपने नाम दिया वही फोल्डर रहेगा। फोल्डर, फाइल एंड फोल्डर पर बुनियादी ऑपरेशंस क्या होते हैं, बेसिक ऑपरेशन जो इनके होते हैं। सबसे पहले नया फोल्डर बनाना हम सीखेंगे। खाली जगह पर राइट क्लिक करें, डेस्कटॉप पे खाली जगह पर राइट क्लिक करें, न्यू और फोल्डर पर दबाएं। तो शॉर्टकट किसकी होती है, नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन होती है। ठीक है, और रीनेम कैसे किया जाएगा, तो फाइल या फोल्डर चुने और F2 कुंजी दबाएं। शॉर्ट की रीनेम करने की F2 होती है, इसको याद कर लीजिएगा। नहीं तो नियम इसका देखेंगे, फाइल के नाम में, ठीक है, इन 9 विशेष अक्षरों का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसको आप लोग हमेशा याद करके रखिएगा। अगर फाइल बना रहे हैं तो इनका यूज आप फाइल में नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। इन 9 विशेष अक्षर हैं। ठीक है, जैसे बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक, ये आपके सेमी हो गए, ये जो गुणे का निशान होता है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, डबल कोट, और यहाँ पर ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, और यहाँ पर एक ऑप्शन इसे। ठीक है, इसका यूज आप नहीं कर सकते हैं। 9 विशेष होते हैं। कॉपी करना, कॉपी कैसे किया जाता है, मूल जगह पर भी फाइल रहती है और नई जगह भी उसकी प्रतिलिपि बन जाती है, इसी को कॉपी कहा जाता है। जैसे अगर हमारे पास कोई फाइल्स है, उसको हम कॉपी करना चाहते हैं तो क्या रहेगा, जहाँ से हम कॉपी करेंगे वहाँ पर भी रहेगा और जहाँ पर ले जाकर उसको पेस्ट करेंगे वहाँ पर भी रहेगा। तो इसका यूज कैसे करते हैं, शॉर्टकट इसकी होती है कॉपी की Ctrl+C, और नई जगह पर जाकर हमें क्या करना है, Ctrl+V, यानी कि पेस्ट करना है। पेस्ट की शॉर्ट की होती है Ctrl+V।
ठीक है। पेस्ट करेंगे तो जहां हमारी पुरानी जगह पे भी फाइल रहेगी जहां से कॉपी किया और नई जगह पे भी वो फाइल सेम टू सेम हो जाएगी। अब मूव करना या कट करना, ये क्या होता है इसको देखेंगे। मूल स्थान से हटाकर क्या नई जगह चली जाती है। जैसे अगर कोई फाइल हमने एक जगह से कट किया तो वहां से वो फाइल डिलीट हो जाएगी, और जहां हम ले जाकर कट करने की शॉर्ट की Ctrl+X होती है, और यहाँ पर नई जगह जहां हम जाकर पेस्ट करेंगे, कट करें या कॉपी करें दोनों के लिए हम पेस्ट ही करेंगे। ठीक है, पेस्ट करेंगे वहां तो क्या होगा, पुरानी जगह से फाइल डिलीट हो जाएगी और नई जगह जाकर सेव हो जाएगी। ठीक है। डिलीट करना किसे कहते हैं? अस्थायी डिलीट देखिए दो प्रकार से होते हैं, एक अस्थायी डिलीट, एक अस्थायी डिलीट। तो अस्थायी डिलीट देखते हैं। डिलीट कुंजी दबाने पर फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है जहां से इसे रिस्टोर किया जा सकता है। ये होता है अस्थायी, मतलब एक बार हम डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, रिसाइकल बिन में चला जाएगा, डस्टबिन में कंप्यूटर के, और वहां से हम इस फाइल को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अस्थायी डिलीट जो होता है, अस्थायी डिलीट क्या काम करता है, एक शिफ्ट के साथ डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट। अस्थायी डिलीट की शॉर्ट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने पर फाइल बिना रिसाइकल बिन में गए हमेशा के लिए कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है, जिसे आप दोबारा वापस नहीं पा सकते हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं खोजना किसे कहते हैं? विंडोज सर्च बार में नाम या एक्सटेंशन, उदाहरण जैसे इस तरीके से, उदाहरण में जैसे मान लीजिए .pdf लिखा है, टाइप करके खोज सकते हैं। जो भी हमें खोजना है सर्च बार में इस तरीके से हम खोज सकते हैं फाइल्स को। फाइल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे नीचे ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज का, या फिर आप आल्ट के साथ एंटर दबाएंगे तो भी आपकी प्रॉपर्टीज वहां पर दिखेगी। ठीक। फाइल पर राइट क्लिक करने पर निम्नलिखित जानकारी मिलती है, जैसे फाइल टाइप्स, लोकेशन, क्रिएट, मॉडिफाई डेट, एट्रीब्यूट, रीड मोड या हिडन। ये सारी जानकारी कहाँ होती है, जब प्रॉपर्टीज में आप जाकर देखते हैं वहां पर आपको सारी चीज मिलती है। तो इसमें क्या क्या दिखाया जाता है ये यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट कीज हैं जो लेसन 2 की शॉर्ट कीज हैं। इसको मुख्य रूप से किसके लिए यूज किया जाता है, शॉर्ट की पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर विंडो की दबाने से स्टार्ट बटन खुलता और बंद होता है। विंडो डी दबाने से तुरंत डेस्कटॉप दिखता है। ठीक है, ये ऊपर आप पढ़कर आए हैं। विंडो ई दबाने से आपके फाइल एक्सप्लोरर खुलते हैं। ठीक है। विंडो आर दबाने से रन कमांड खुलता है। विंडो आई दबाने से विंडोज सेटिंग खुलती है। विंडो एल दबाने से कंप्यूटर स्क्रीन लॉक हो जाता है। विंडो एस या विंडो क्यू दबाने से विंडोज सर्च बार खुलता है। ठीक है। आल्ट टैब दबाने से खुले हुए ऐप्स के बीच स्विच किया जाता है। आल्ट F4 दबाने से चालू विंडो बंद करना या विंडोज शट डाउन डायलॉग्स बॉक्स खुलता है। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाने से टास्क बार मैनेजर सीधे खुलता है। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाएंगे तो क्या, टास्क बार मैनेजर खुलता है। ठीक है। शॉर्ट की हमेशा याद रखिए, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे नया फोल्डर बनेगा, F2 से रीनेम होगा, F3 से फोल्डर या आप फाइल को सर्च कर सकते हैं, F5 या कंट्रोल R से स्क्रीन या विंडो को रिफ्रेश किया जाता है। ठीक है। इसके बाद शिफ्ट डिलीट से परमानेंट डिलीट किया जाता है। आल्ट इंटर से प्रॉपर्टीज खोली जाती है, किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज हो या चाइनीज फाइल की प्रॉपर्टीज हो उसे खोला जाता है। और प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीन शॉट लिया जाता है, जो कि PR ये इस तरीके से लिखा होता है, एक कीबोर्ड में बटन होता है, ये नेविगेशन बटन में आता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इसके फुल फॉर्म दिए गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कुछ फुल फॉर्म है जिन्हें आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक। उम्मीद करते हैं आप इसको पढ़ेंगे और CCC में एक अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी हमने अभी आपको यहाँ पर पढ़ाया है ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हमने आपको बताए हैं। शॉर्ट में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है जिसके थ्रू आप CCC में एक अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दें जो CCC की तैयारी कर रहे हैं। सितंबर में उनका एग्ज़ाम है और वो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो इन वीडियोज़ को देखकर वो एक CCC में अच्छा स्कोर कर रहे होंगे और अपने आप में एक मजबूती बना रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए साथियों, आप लोग CCC का बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से तैयारी करिए। अगला वीडियो आएगा लेसन 3 का, जिसमें आप लोगों को न्यू लेसन के बारे में बताया जाएगा। CCC का अगला लेसन, जैसे कि सिलेबस हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके टोटल 10 सिलेबस हैं और 10 सिलेबस आपको के कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट कराएंगे, जिसमें आपको एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए हम प्रिपेयर कर रहे होंगे।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी वीडियो में।